ओके सो बॉयज एंड गर्ल्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द पैराग्राफ राइटिंग। इसमें आप सीखेंगे कि पैराग्राफ होता क्या है, इसके कौन से टाइप्स होते हैं, कौन से टाइप्स को कैसे लिखा जाता है। ये सारा आज आप पहचानेंगे। यानी अगर डिस्क्रिप्टिव आ रहा है आपके पास, परसुएसिव आ रहा है, जो जो भी है, आपने इनके नाम सुने थे। आज वो मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा, फिर आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। और कोशिश करें थोड़ा सा ऑन टाइम ज्वाइन किया करें, क्योंकि टाइम बड़ा कम होता है। फाइन, तो ये है हमारे पास पैराग्राफ। ये मैं जरा सा इसको, फाइन। सो द क्वेश्चन इज के पैराग्राफ क्या है, व्हाट इज अ पैराग्राफ। सो अ पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस दैट डेवलप्स एन आइडिया। ये सेंटेंसेस का एक ग्रुप होता है जो कि आइडियाज को डेवलप करता है। अब आइडियाज का डेवलपमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटेंसेस का आपका ग्रुप है लेकिन आइडियाज डेवलप नहीं हो रहे, तो वो आपका प्रॉपर पैराग्राफ नहीं है। आप क्या करेंगे, सेंटेंसेस को आप उठाएंगे, बेसिक जो आपके सिंपल सेंटेंसेस है, कंपाउंड, इनको आपस में मिलाएंगे और वो आपको एक प्रॉपर आइडिया देगा। तो इसको हम कहते हैं क्या, पैराग्राफ। उसमें एक चीज की चीज जो आपने जहन में रखनी है, वो एक, द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ शुड बी इंडेंटेड। उसका जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको आप इंडेंट करेंगे। इंडेंट का मतलब क्या है, यानी आप उसमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। वो पैराग्राफ स्टार्ट करते हुए जो आपका पहला सेंटेंस है, वो आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे। वो आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे। Then comes the sentence in the paragraph support and give examples to them of the main idea। यानी जो आप पैराग्राफ लिख रहे हो, उसमें जाहिर एक पैराग्राफ में एक ही आइडिया होता है। जो बाकी सेंटेंसेस है वो आपके मेन आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं। वो किस टाइप का सपोर्ट है वो हम आगे देखते हैं। यहां से ही आपकी क्लासेस जो है वो बड़ी सीरियस हैं और आपने इस पे काम करना है। लाइक, अब आप देखिए टाइप्स आपके पास कौन कौन से हैं। आप इनके नाम एक बार सीखने, और फिर आगे जाके कुछ स्लाइड्स आगे जाके, डिस्क्रिप्टिव है इसका पैराग्राफ मैंने लिखा होगा, नैरेटिव का पैराग्राफ लिखा होगा, परसुएसिव का लिखा होगा, या फिर एक्सपोजिटरी और एक्सप्लेनेटरी का लिखा होगा। तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कौन सा है। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ वो पैराग्राफ है विच डिस्क्राइब्स एनीथिंग। डिस्क्रिप्शन से निकला हुआ है, जिसमें आप कोई भी चीज डिस्क्राइब करते हैं। देन कम्स द नैरेटिव। नैरेटिव फिर नरेशन से निकला है, जिसमें आप स्टोरी सुनाते हैं। कोई भी किसी भी जगह से आपने कोई स्टोरी उठाई होती है, आप वो सुना रहे होते हैं। फिर आता है परसुएसिव। परसुएसिव मीन्स टू परसुएट। परसुएट किसे कहा जाता है, जब आप किसी भी शख्स को किसी चीज के लिए कायल करते हो कि यार ये चीज ऐसी है, अच्छी है, बुरी है, जो भी है, जो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू है वो उनसे मनवाना चाहते हो, वो आपका परसुएसिव है। देन कम्स द एक्सपोजिटरी या एक्सप्लेनेटरी। इसमें क्या होता है, गिव्स इंफॉर्मेशन। किसी भी चीज के बारे में आप इंफॉर्मेशन देते हो, जिसमें मोस्टली आपके पास जो चीजें आती हैं वो आपके फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं। तो ये इसके फोर टाइप्स हैं। इनको हम आगे जाके अभी और समझेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग, पैराग्राफ की जो मेन सेंटेंसेस जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि आपको ये तीन सेंटेंसेस आने चाहिए। अगर आपको ये तीन सेंटेंसेस आते हैं, आपका ऐसे पास है। अगर नहीं आते, आपका ऐसे फेल। A paragraph should have a logical structure that is easy to put into an outline। ये पैराग्राफ जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो लॉजिकल होना चाहिए। यानी एक पॉइंट अगले से एग्री कर रहा है, अगला पॉइंट अगले से एग्री कर रहा है, राइट। तो ये सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप एक प्रॉपर, या पैराग्राफ तो अपनी जगह, अगर आपके पैराग्राफ में सेंटेंसेस एक साथ एग्री नहीं कर रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। अब टॉपिक सेंटेंस है, इसमें सपोर्टिंग डिटेल्स है और कंक्लूडिंग सेंटेंस है। ये तीनों जो है हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं इन एनी पैराग्राफ, जो कि हम लिखेंगे।
इसको जरा आगे जाके समझते हैं, फिर आपको मैं एक फॉर्मेट भेजूंगा वंस वी आर डन विद दिस पैराग्राफ थिंग। उस फॉर्मेट में मैंने बिल्कुल एक तैयार करके आपके सामने रखा होगा, आपने बस उसमें अपना डेटा सिर्फ पुट करना है। वो उस पे आते हैं। अब पहला हमने टॉपिक सेंटेंस वहां देखा, तो टॉपिक सेंटेंस है क्या बेसिकली? टॉपिक सेंटेंस जो है आपका वो है, टॉपिक सेंटेंस इज द सेंटेंस दैट टेल्स द रीडर द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। कि जब हम ऐसे की तरफ जाएंगे आपको इस चीज की फिर इंपॉर्टेंस का पता चलेगा। ये आपको पैराग्राफ के मेन आइडिया के बारे में बताता है। जिस तरह से, हाँ स्पीड तेज है, लाइक स्पोकन स्पीड तेज है। स्पोकन सही है सर। एक कुछ सर हम नोट भी कर रहे हैं साथ। हाँ नोट, बाकी भी बच्चे नोट कर रहे हैं। जी सर, हाँ कुछ स्लाइड नोट्स आगे किया जा। तो स्क्रीनशॉट से हो सकता है सर। यस सर, मैं भी नोट कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर मैं थोड़ा स्लो स्लो चलूंगा, थोड़ा प्यार प्यार से बात करूंगा। मैं फिर ये मेरे जहन में ये था कि आप लोग फिर शायद बाद में रिकॉर्डिंग से नोट कर रहे होंगे, लेकिन इट्स फाइन। ठीक है। सर वो तो बाद में भी रिकॉर्डिंग से भी नोट कर सकते हैं, वरना फिर टाइम ज़ाया हो जाएगा ऐसा। अभी मैं सिर्फ ये चाह रहा हूं कि आप लोग इसको समझें, जी क्योंकि सर। ये चंद लेक्चर्स ऐसे हैं जिनको आपने बिल्कुल समझना है। जब आपको ये समझ आ जाएंगी, नोट्स आप बेशक बाद में कर लो, लेकिन इनका समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाद में सर फिर इजी भी हो जाएगा ज़्यादा। जी मैं स्लाइड शेयर करूंगा जी। इंशाल्लाह। वैसे ओके। स्लाइड्स तो मैं शेयर करना नहीं चाहता, क्योंकि दी स्लाइड्स बिलोंग टू मी। थोड़ा सा मुश्किल है अपने स्लाइड शेयर करना, मैंने बड़ी मेहनत से बनाए हैं। लेकिन रिकॉर्डिंग्स अगर मैं भेज दूं वहां से, आप मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। दो दो बार सार लेक्चर सुनना पड़ेगा, नोट्स भी बनाने थे होते, हाँ तो सही तो है। खैर मैं थोड़ा स्लो के करता हूँ। अच्छा, टॉपिक सेंटेंस क्या है? ये आपका सेंटेंस है दैट टेल्स द रीडर द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। किस पैराग्राफ में जो आपका मेन पॉइंट, जो मेन बात आप करना चाह रहे हैं, वो आप टॉपिक सेंटेंस में ही इनको बताएंगे। फिर क्या है नेक्स्ट पॉइंट? द टॉपिक सेंटेंस शुड कंटेन ओनली वन मेन आइडिया। इसमें एक मेन आइडिया होना चाहिए, यानी एक से ज्यादा आइडियाज आप एक पैराग्राफ में नहीं रख सकते। एंड इट शुड बी स्पेसिफिक एंड डिटेल्ड। ये जो दो वर्ड्स हैं साइमल्टेनियसली, वो आपका स्पेसिफिक भी होना चाहिए और डिटेल्ड भी होना चाहिए। इसमें ये बड़ा मुश्किल है। एक चीज को आप स्पेसिफिक भी कर रहे हो और डिटेल्ड भी कर रहे हो। सो इट इज एन आर्ट। ये हर बंदे को ये चीज नहीं आती, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। Then the topic sentence is often found at the beginning of the paragraph, but it can be in other places too. ये जो आपका टॉपिक सेंटेंस है ये आपके पैराग्राफ के स्टार्ट में भी आ सकता है, लेकिन ये मिड में भी आ सकता है, समटाइम्स एंड में भी जा सकता है। लेकिन इसमें ये है कि इट वेरीज, टॉपिक टू टॉपिक ये वेरी करता है कि ये कहाँ पे और कैसा है। लेकिन इसको अभी आप डिटेल में और भी देखेंगे। तो इन अ नटशेल टॉपिक सेंटेंस, आपका किसी भी पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस वो होता है जो आपका मेन आइडिया बताता है। और आपके जहन में होना चाहिए, इस टाइम हम ऐसे नहीं पढ़ रहे, हम जो है पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। तो हर पैराग्राफ का अपना टॉपिक सेंटेंस होता है। आगे देखते हैं जो नेक्स्ट आपके पास है। अब टॉपिक सेंटेंस की मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे दी, ये मैंने जो यूट्यूब पे मैं करा रहा था अभी, वहां पे मैंने एक दो लाइंस की दी थी। When I was a child, I lived in a house that had a strange atmosphere। बच्चों ने इस पे पैराग्राफ्स लिखे भी थे। So when I was a child, I lived in a house that had a strange atmosphere। ये आपका क्या है? ये आपका टॉपिक सेंटेंस। यानी इसमें आप ये जिक्र कर रहे हैं कि जब मैं बच्चा था मैं घर में रहता था जिसका माहौल, एटमॉस्फेयर, फिजा बड़ी
स्ट्रेंज थी, अजीब थी। अब इसमें हमारा टॉपिक सेंटेंस क्लियर है कि आगे जो मैं बातें करूंगा वो उस घर के स्ट्रेंज एटमॉस्फेयर पे होंगी। इन द सेम वे, कश्मीर वैली इन पाकिस्तान इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ। तो कश्मीर वैली जो है पाकिस्तान में दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह है। ये एक पॉइंट मैंने रेज किया मेरे टॉपिक सेंटेंस में। इससे आगे सारी इसकी जो सपोर्टिंग डिटेल्स वगैरह हैं उसमें आप इस पॉइंट को जस्टिफाई करेंगे कि पाकिस्तान की जो कश्मीर वैली दुनिया की खूबसूरत तरीन वैली कैसी है। इसमें आप ये जिक्र नहीं करेंगे कश्मीर जो है वो आधा जो इंडिया के पास है आधा हमारे पास है, कश्मीर के लोग ऐसे हैं और कश्मीर में ये होता है और वो ये चीजें आप नहीं लिखेंगे। आप उसकी ब्यूटी पे बात करेंगे। आप लोगों का जिक्र कर सकते हैं बिकॉज मे बी दीज आर द पीपल हु ब्यूटिफाई दैट वैली, उसको खूबसूरत बना रहे हैं। सब्जी की वजह से खूबसूरत हो सकती है, लोगों की वजह से खूबसूरत हो सकती है, पीस हो सकता है। तो आप उसकी ब्यूटी का ही जिक्र करेंगे। अगर आपने वहां पे जंग की बात की तो इसका मतलब है आप अपने टॉपिक से हट रहे हैं। ओके, देन माय फेवरेट आइटम ऑफ क्लॉथिंग इज अ कंफर्टेबल वॉर्म पेयर ऑफ जीन्स दैट आई हैव हैड फॉर मेनी years। अब ये मेरा टॉपिक सेंटेंस है मेरे पैराग्राफ का कि जो मेरी क्लॉथिंग है जो मैं पहनता हूँ उसमें जो कंफर्टेबल चीजें हैं उनमें से एक है पेयर ऑफ जीन्स है जो काफी सालों से मेरे पास है। अब मेन पॉइंट मेरा क्या है, एक जीन्स है जो मैं पहनता हूँ और वो बड़ा कंफर्टेबल है। अब उसको कंफर्ट को बताने के लिए आगे मैं सारी चीजें लिखूंगा। इसमें फिर मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इतनी महंगी है और ये बेकार है, अच्छी ये जो जो इसकी चीजें आ रही हैं। आपने इसका कंफर्ट हमें प्रूव करके देना है। यहां तक अगर कोई सवाल है तो प्लीज मुझसे पूछें, अगर नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। एनी क्वेश्चंस? नो सर। ओके, सर ये टॉपिक सेंटेंस क्या आपने बात की सर कि ये कई पैराग्राफ में कहीं भी आ सकता है। जी सर मेरी बात आवाज आ रही सर? जी जी आ रही है। सर तो आपने बात की थी कि ये टॉपिक सेंटेंस जो है पैराग्राफ में कहीं भी आ सकता है। तो ऐसे कौन से पैराग्राफ है जिसमें ये आखिर में आ सकता है या मिड में आ सकता है या ऐसे पैराग्राफ है जिसमें खामखा आपने पहला सेंटेंस ही ये टॉपिक रखना है? ऐसा इस है तरह कोई कि अभी तक हम पूरे पैराग्राफ पे गए नहीं हैं। अभी हम सिर्फ टॉपिक सेंटेंस समझ रहे हैं। मैंने कहा आ सकता है। आप आपको ये मैं तब बताऊंगा जब हम पैराग्राफ पे जाएंगे। फिलहाल हम सिर्फ इसके फीचर समझ रहे हैं। राइट, सही है सर। जिस हम पैराग्राफ पे जाएंगे वहां आपको फिर आइडिया होगा कि ये कहाँ आया है और आ सकता है कि नहीं। जी सर। देन कम्स सपोर्टिंग डिटेल्स। सपोर्टिंग में आपके पास क्या है, sentences that are connected to the main idea. They include information or details the reader needs in order to understand the topic. In very simple words, supporting details आपकी क्या हैं? ये जो मेन आइडिया आपने टॉपिक सेंटेंस में बयान किया उसको डिफेंड करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए जो जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स हैं। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि आपके टॉपिक सेंटेंस में था कि कश्मीर वैली इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये टॉपिक सेंटेंस था। सपोर्टिंग डिटेल्स में आप बताएंगे कि ये कैसे खूबसूरत है। खूबसूरती का आपने कहा कि खूबसूरत है, लेकिन अब आप बताएंगे कि खूबसूरत है तो कैसे है। और जो आप कैसे बताएंगे वो आपका सपोर्टिंग डिटेल्स है। और अगर बाय चांस आप लोग ये जो नीचे मैंने दिया हुआ है ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करें, यानी sentences should be ordered in the best possible order, ये जो ऑर्डर मैंने दिया हुआ है नीचे ये इसका बेस्ट पॉसिबल ऑर्डर है। यानी आप पहले टाइम को मेंशन करेंगे, फिर लोकेशन को, एविडेंस, एग्जांपल्स, इवेंट एंड इंपॉर्टेंस। आप अगर इस सीक्वेंस से चलेंगे
इसको बेशक आप नोट कीजिएगा। अगर लेट्स सपोज आपके पास टाइम है तो आप पहले टाइम मेंशन करेंगे, फिर लोकेशन नहीं है, एविडेंस दिया है, फिर आप एविडेंस को मेंशन करेंगे। अगर टाइम है, लोकेशन है और उसके बाद इंपॉर्टेंस है, बाकी एविडेंस एग्जांपल इवेंट ये नहीं तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला फॉलो किया जाए तो बेस्ट फॉर्म ऑफ पैराग्राफ आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप फॉलो नहीं करते भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि ये आप फॉलो करें। ये आगे इसके एक्सरसाइजेस फिर मैं कराऊंगा कि नहीं, ये तो ग्रामर की क्लास में, पर आई मेक इट क्लियर कि आप इसको कहाँ कैसे पुट कर सकते हैं। तो टॉपिक सेंटेंस आपको समझ जाएगा। सपोर्टिंग डिटेल्स में आपके पास जो टॉपिक सेंटेंस को आप डिफेंड कर रहे हैं उसके लिए जो आप वर्ड यूज करते हैं वो आपका होता है सपोर्टिंग डिटेल्स। थर्ड इज द आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस जो है, इसमें आप क्या करते हैं, यू सम अप द पैराग्राफ मैसेज, इट रिमाइंड्स द रीडर्स ऑफ द टॉपिक। ये क्या करता है, इसमें आप पूरे जो आपने पैराग्राफ में लिखा है उसको सम अप करते हैं, और रीडर जो पढ़ रहा है वो जब आपका आखिरी सेंटेंस पढ़ेगा उसको समझ आना चाहिए कि पूरे पैराग्राफ में क्या बात थी। फिर आप उसको रीस्टेट करेंगे। रीस्टेट का मतलब ये कि जो आपने टॉपिक सेंटेंस में बात की थी उसी बात को आप कंक्लूडिंग सेंटेंस में भी कहेंगे। मिसाल के तौर पर आपने कश्मीर वैली का कहा कि दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन वादी है, फिर आपने डिटेल्स दी, आखिर में आपने कहा कि ये खूबसूरत तरीन वादी नहीं है। तो क्या हुआ, आपने उस टॉपिक सेंटेंस से मुखालफत की कंक्लूडिंग सेंटेंस में, तो इससे आपका पैराग्राफ विल बी मल्टीप्लाई विद 0। वहां आपने जो कुछ कहा एग्जैक्टली वही चीज आपने यहां भी कहनी है। फिर आप क्या करेंगे, इसको आप समराइज करेंगे। वो समराइज आपका जाहिर टॉपिक सेंटेंस कंक्लूडिंग सेंटेंस में ही होता है, यानी पूरा आइडिया आपको एक ही लाइन में आपने बताना है। अब इसको जरा मैं और शॉर्ट करके आपको बताऊं। आपके पास तीन सेंटेंसेस होती हैं, एक आपका टॉपिक सेंटेंस है, सपोर्टिंग डिटेल्स है और कंक्लूडिंग सेंटेंस। ये तीनों आपके पास हैं। टॉपिक में आपने जो बात की उसी को आप सपोर्ट करेंगे बीच के सेंटेंसेस से, और उसी बात को आप यहाँ पे दोबारा दोहराएंगे, रीस्टेट करेंगे। वही बात आप यहाँ डिफरेंट वर्ड्स में आप एक्सप्लेन करेंगे, बस। और उसके बाद ये इसको आप देखिए, मुझे लगा आप में से कुछ फूडी होंगे तो ये तस्वीर मैंने यहाँ रख दी है, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ। अब टॉपिक सेंटेंस क्या है, स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका टॉपिक सेंटेंस है, आप उनको आप इस पैराग्राफ में बताएंगे स्कूल बड़ा अहम है। फिर सपोर्टिंग डिटेल 1 में आपने लिखा यू लर्न हाउ टू रीड बुक्स, ये इसकी इंपॉर्टेंस जाहिर कर रहे हैं। सपोर्टिंग डिटेल 2 में आपने कहा टीचर्स टीच यू हाउ टू एड एंड सब्ट्रैक्ट, ये आपने दूसरा उनको आर्गुमेंट दिया, सपोर्ट कर रहा है, मेन इसकी इंपॉर्टेंस शो कर रहा है। सपोर्टिंग डिटेल 3 में आप बता रहे यू लर्न हाउ टू राइट एंड यूज कंप्यूटर्स, ये भी आप कर पा रहे हैं, फिर इंपॉर्टेंस बता रहा है। अब आप टॉपिक सेंटेंस को देखिए और कंक्लूडिंग सेंटेंस को देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों सेम है। टॉपिक में था स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंक्लूडिंग में है आई थिंक स्कूल इज इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। दोनों जो है वो सेम है। अब जब इस ये सारा वड़ा पाव जो इंडिया का ये बर्गर ही है, मुझे वड़ा पाव कहना बड़ा पसंद है क्योंकि ये बड़ा अच्छा है। स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, you learn how to read books, teachers teach you how to add and subtract, you learn how to write and use computers, I think school is important for kids। बिल्कुल इतना प्यारा ये लिखा गया है, जब भी इसको मैंने पढ़ा मैंने कहा बिल्कुल आसान वर्ड्स में आपको उन्होंने पैराग्राफ समझाने की कोशिश की है। स्कूल इंपॉर्टेंट है इन इन रीजंस की वजह पर, और आखिर में जी हाँ इंपॉर्टेंट है। तो यहां अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछें। सर, एक चीज पूछनी थी, वो ये थी कि जी। अक्सर अक्सर कहा जाता है कि जब आप स्पोर्टिंग डिटेल लिखते हैं तो उसके एविडेंस में कुछ आपने एग्जाम्पल देनी है, कोई केस स्टडी देना है, कोई फैक्ट एंड फिगर देना है, ताकि आपकी कही हुई बात जो है वो सब्सटेंशिएट हो जाए।
वो ऐसे न लगे कि आपने ये जस्ट खाली हवा में गोली चलाई है, मगर आप अपनी चीज को सब्सटेंशिएट करें, तो वो कहाँ पे करना होता है और उसका क्या अंदाज कैसे होता है, काइंडली इस पे ये बता देना। ये गलबन सलमान बात करे, राइट? सर आजम आजम बात कर आजम, रहा सॉरी, आजम। आजम साहब, अभी मैं आप लोगों को ऐसे पढ़ा रहा हूँ जैसे मेरे सामने ग्रेड 6 7 के बच्चे बैठे हैं। मैं हूँ। बड़ा ऑलराइट ऑलराइट। लाइक फ्रॉम द वेरी बेसिक चल रहा हूँ। मुझे जरा वहां तक पहुंचने दें। ये जो चीजें ऐड ओके करनी ओके होती ओके है वो मैं आगे करा रहा हूँ। क्योंकि ओके ओके। हमारे बीच ऐसे स्टूडेंट्स बैठे हैं जिनको शायद नहीं आ रहा। तो बीइंग अ टीचर तो मुझे सबको लूप में लेके फिर कराना होता है। वो चीजें आगे आ रही हैं। राइट सर, आई एम सॉरी। अच्छा, अब ये वाली एग्जांपल मैंने यूट्यूब में दिखाया था, इस यही वाला। आप में से कितने बच्चों ने वो वीडियो देखी है जिसमें पैराग्राफ राइटिंग में मैंने ये वाला पैराग्राफ लिखा है? इज देयर समवन? यस सर। वन, हु एल्स? एक ने शायद देखी हो। ठीक है। अब हम जाते हैं इस पैराग्राफ को समझने के लिए। इसमें आपके पास क्या होता है? अच्छा, तो चैट में मैसेजेस हैं। यस सर, सलमान, आजम, फाइन। अब चलो, अच्छा, वो आपने वो वीडियो नहीं देखी। वो वीडियो काफी ज्यादा भी चली, काफी सारे बच्चों ने उसको देखा भी। तो अब मैंने क्या किया हुआ है, टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूडिंग सेंटेंस को मैंने बिल्कुल यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। अब फर्स्ट जो रेड में लिखा है उसको आप देखें। The ancient Egyptians believed in many different gods and goddesses, and each one had their own role to play in maintaining peace and harmony across the land. ये क्या है मेरा टॉपिक सेंटेंस? और इसमें मैंने कौन सी चीज हाईलाइट की है कि जो एंशियंट इजिप्शियंस थे, जो पुराने जमाने के इजिप्ट के जो लोग थे, मिस्र के, उनका जो बिलीफ है किस चीज पर, गॉड्स और गॉडेसेस पर, डिफरेंट गॉड्स और गॉडेसेस पर, और उन गॉड्स और गॉडेसेस के अपने रोल्स होते थे। और उन गॉड्स एंड गॉडेसेस के अपने रोल्स होते थे किस चीज में? इन मेंटेनिंग पीस एंड हार्मनी अक्रॉस द लैंड। इन सिंपल वर्ड्स, टॉपिक सेंटेंस में मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अब आगे जो है मैं बात करूंगा किस चीज पर? जो पुराने जमाने के इजिप्शियंस हैं, उनका मुख्तलिफ देव और देवताओं पर बिलीफ, कि ये लोग जो है पीस और अमन जो है वो बरकरार रख रहे हैं अक्रॉस द लैंड। ये एक मैंने टॉपिक सेंटेंस रखा है यहाँ पर। यानी उसके बिलीफ सिस्टम और उनके देव और देवताओं की मैं बात करूंगा। ये मैं आपको लिंक शेयर करता हूं, मिस सक्सा। और एक चीज और, ये जो आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो, इससे मुझे बड़ा फायदा होता है, एंड आई बिलीव यू नो इट। तो वेन एवर आई शेयर एनीथिंग, तो आप उसको मेरे लिए भी देखा करें, अपने लिए तो लाजमी। अच्छा, तो अब उनकी बिलीफ सिस्टम की बात हो रही, डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस में। अभी जो ब्लैक में मैंने लिखा, ये मेरी सपोर्टिंग डिटेल्स है। अब देखिए आप इसमें, सम गॉड्स एंड गॉडेसेस टुक पार्ट इन क्रिएशन, other gods and goddesses brought the flood every year, some offered protection, and some took care of people after they died. Moreover, Egyptians had local gods who represented towns and minor gods who represented plants or animals. अब इसमें आप देखिए, मैं जरा उर्दू में भी तर्जुमा कर लूं। ऊपर क्या था टॉपिक सेंटेंस में कि उनके गॉड्स, उनके रोल्स की बात होगी। और सपोर्टिंग डिटेल्स में आप देखिए, मैंने कहा कि कुछ गॉड्स गॉडेसेस थे, वो उनका रोल था क्रिएशन में, यानी जो लोग पैदा होते थे उनके उसमें रोल था। कुछ जो थे वो फ्लड्स लाते थे हर साल। कुछ प्रोटेक्शन के लिए होते थे, कुछ लोगों की केयर करने के लिए होते थे जब वो मर जाते। और फिर कुछ गॉड जो थे वो टाउन्स को रिप्रेजेंट करते, और कुछ जो थे लोकल टाउन्स को, और कुछ जो थे वो प्लांट्स और एनिमल्स को भी रिप्रेजेंट करते। यानी इसमें आपने ये नहीं सुना पूरे पैराग्राफ में कि इजिप्ट जो है वो बहुत खूबसूरत जगह है, इजिप्ट में पिरामिड्स भी हैं, और इजिप्ट के लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, ये आपने नहीं सुना।
आपने सिर्फ सुना उनके गॉड और गॉडेसेस की का जिक्र आपने सुना। तो इसका मतलब ये जो भी बात ब्लैक में की गई है वो रेड को सपोर्ट कर रही है। सपोर्टिंग डिटेल्स आपके टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट कर रहा है। अब ग्रीन पे आते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द एंशियंट Egyptians believed that it was important to worship these gods and goddesses so that life continued smoothly. उन्होंने बिलीव रखा किस चीज पर कि दैट इट इज इंपॉर्टेंट टू वर्शिप, कि बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनकी पूजा की जाए, इन देव और देवियों की, ताकि लाइफ से सुकून चले। यहाँ पे भी उनकी फेथ की बात हो रही, उनके गॉड्स की बात हो रही, ऊपर भी पीस एंड हार्मनी अक्रॉस द लैंड की बात हो रही, उनके गॉड्स की बात हो रही है। यानी फ्रॉम हेड टू टेल एक ही बात की गई है, एंशियंट इजिप्शियंस की बिलीफ की बात की गई है। कोई स्टूडेंट है जो इससे डिसएग्री करे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझे बताएं। अगर कंफ्यूजन नहीं तो वो भी बताएं कि नहीं है। नो नो नो, ऑल क्लियर। अच्छा है। पानी पियो। अच्छा, इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये जो मैं बच्चे से स्टार्ट में पूछता हूँ समझ जा रहा है जैसे कि नहीं, और जब मैं पढ़ा के फिर पूछता हूँ जैसे कि ऑल क्लियर, फिर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फाइन, आगे देखते हैं। अब ये वाली एग्जांपल भी शायद मैंने वहां कराई थी। इसको अब आप देखें। ये नहीं, इसको पहले नहीं, पहले इसको देखते हैं। अब आपको मैं दो पैराग्राफ्स यहाँ फिर कराऊंगा। अच्छा हुआ इरफान साहब ने ज्वाइन किया, लेकिन आपको मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर लूंगा, डोंट वरी। इसको आप देखें। एक पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है और ये बैड एग्जांपल है। इस तरह नहीं लिखना चाहिए। आपको अच्छे की समझ तब आती है जब आपको बुराई का सामना करना पड़े। एक अच्छे इंसान की कदर आपको लाइफ में तब होती है जब आप किसी बुरे इंसान को देखें। अगर सारे अच्छे अच्छे हों फिर आपको उसकी कदर नहीं होगी। तो इसीलिए उस अच्छे पैराग्राफ को समझने के लिए मुझे एक बार बुरा पैराग्राफ भी आपको दिखाना पड़ेगा। सो द पैराग्राफ इज, आई लिव इन अ हाउस इन F7। F7 जो एक सेक्टर इस्लामाबाद में। आई लाइक द व्यू फ्रॉम आवर हाउस। यानी ये इसका आप टॉपिक सेंटेंस समझ ले, लाइक वी हैव लिव्ड हियर सिंस नवंबर। एक राइटर लिख रहा है कि मेरा इस्लामाबाद में F7 में घर है, उसमें मैं रहता हूँ, और वहां से मुझे व्यू बड़ा प्यारा लगता है। और वहां से हम तक वी हैव लिव्ड हियर सिंस नवंबर, भी नवंबर से ही मतलब वो उसमें रह रहे हैं। आगे क्या आता है सपोर्टिंग डिटेल में? वी ऑल्सो हैव अ स्पोर्ट्स कार दैट आई लाइक वेरी मच। वी वर इन एन एक्सीडेंट अ फ्यू मंथ्स ago. We hit a deer that was crossing the street at night. I felt sorry for the deer, but it cost a lot of money to repair the car. अब आप देखिए एक पैराग्राफ, बातें क्या क्या हो रही इसके घर की, फिर उसने अपने स्पोर्ट्स कार का जिक्र किया, फिर उसके पसंद का जिक्र किया, फिर कहा कि हमने एक्सीडेंट किया, फिर हिरन को हमने उससे मारा, और जो स्ट्रीट रास्ते से गुजर रही थी फिर उनको बड़ा दुख हुआ और गाड़ी का बड़ा नुकसान हुआ। एक ही पैराग्राफ में इतनी सारी चीजें लाई गई हैं। वो कहते हैं कि एक ही दिल कितनी मतलबा जीतोगे, राइट? तो ये एक ही पैराग्राफ में आप क्या क्या पुट करोगे? हमने स्टार्ट में पढ़ा था वन पैराग्राफ विल कैरी वन आइडिया। या तो आप अपने घर पे बात करें, या आप अपने स्पोर्ट्स कार पे बात करें, या फिर आप अपने एक डियर की बात करें, या फिर लॉस की बात करें। ये सारी क्या इतनी सारी चीजें आपने मिक्सअप की हुई है। सो ये वाला पैराग्राफ जो है ये आपका एक आइडियल पैराग्राफ नहीं है। अब आपको मैं बताता हूं आइडियल पैराग्राफ। एक तो मैंने वो इजिप्शियंस वाला बताया था, लेकिन ये हाउस वाला बताऊंगा तो वही हाउस वाला ही है। वी बॉट आवर फर्स्ट हाउस लास्ट नवंबर एंड वी लव इट। अब वो क्या कर रहा है? उन्होंने आपको कहा कि हमने अपना पहला घर खरीदा नवंबर में, एंड वी लव इट, और हम इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं।
ये इसका टॉपिक सेंटेंस है, वी लव इट। अब आगे जाके वो आपको रीजंस बताएगी कि किस वजह से वो इस घर से मोहब्बत करता है। फर्स्ट रीजन इज कि इट इज लोकेटेड इन F7। F7 जो है इस्लामाबाद में एक बड़ा कीमती सेक्टर है। Although we cannot see the lake from our house, we do have a beautiful view of Mangala Hills। अब देखें, लेक फ्रॉम आवर हाउस सेंटेंस खत्म नहीं, कॉमा लगा है, यानी द सेम सेंटेंस कॉन्टिन्यूस। अगरचे हमें लेक नजर नहीं आ रहा, लेकिन मुझे मार्गला हिल्स जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं, बड़ा ब्यूटीफुल व्यू है। उसके बाद आवर हाउस हैज 3 bedrooms, 2 bathrooms, a living room and a family room and a large kitchen and dining area। एक खातून से आप पूछें इससे बढ़कर और उसे क्या चाहिए किसी घर में, कि F7 में हो और वहां से मागला हिल्स दिख रहे हो, 3 बेडरूम्स हो, 2 वॉशरूम्स हो, लिविंग रूम हो, फैमिली रूम हो, और एक बड़ा किचन हो, किचन को अलग से मेंशन किया गया, और एक डाइनिंग एरिया भी हो। तो इससे बढ़कर आपको और क्या चाहिए? यानी ये सारी चीजें जब एक घर में आती हैं तो उस घर को ज़ाहिर है आप मोहब्बत से चाहेंगे। यू वुड लव दैट हाउस। फर्दर मोर, वी आल्सो हैव अ लार्ज बैकयार्ड एंड अ स्मॉल गार्डन। उसमें एक बैकयार्ड भी है और छोटा सा बगीचा भी है। अब उन्होंने कहा कि मुझे घर पसंद है, इन रीजन से पसंद है। अब उसको कंक्लूड करना है, वी आर वेरी हैप्पी टू ओन आवर ओन होम एंड आई होप दैट वी लिव देयर फॉर सेवरल ईयर्स। वही वाली बात है कि मैं बड़ा खुश हूं, हम बड़े खुश हैं अपने घर में, और उनको उम्मीद है कि वो अगले चंद साल तक यहाँ पे रहेंगे। अब टेली करें इस पैराग्राफ को विद द प्रीवियस वन, कौन सा वाला ज्यादा पसंद किया जाएगा? ऑफ कोर्स दिस वन। एम आई राइट? सर लास्ट वन, दिस वन गुड, एब्सोल्युटली गुड हो गया। यहां तक आई नीड योर व्यूज। किसी को कुछ कहना है तो प्लीज बताएं, क्योंकि मैं टीचर सेंटर्ड नहीं रहना चाहता। मैं चाह रहा हूं आप मुझसे बात करें। सर, एक बात पूछना चाह रही थी कि अगर फर्दर इससे मैं अब दो तीन चीज पे बात करना चाहते, तो क्या हम सेंटेंस वाइज को दो तीन चीजों का अगर एक पैराग्राफ में कर सकते हैं? जैसे अगर मैं घर के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, कार के बारे में भी बात करना चाहती हूँ, उसके सामने जो इन्वायरमेंट है, स्ट्रीट है, उसके बारे में भी बात करना चाहती हूँ, क्या हम ये एक पैराग्राफ में कर सकते हैं? ये सवाल आपका, लाइक, इट्स अ गुड क्वेश्चन। स्पेशली मैं कार पे बात करूंगा। अगर आप कार पे बात करना चाह रहे हैं तो वो चीज़ आप कोशिश करें, मेंशन करें अपने टॉपिक सेंटेंस में। लाइक इसको अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर पाऊं, वी बॉट आवर फर्स्ट हाउस लास्ट November and we love it because we have everything of our need in this house। अब आपने इसमें क्या मेंशन किया? मुझे, मैं से मोहब्बत करता हूं क्योंकि मुझे मेरी जरूरत की हर एक चीज यहाँ पे मौजूद है, या मेरी आसाइश की हर एक चीज मौजूद है। फिर आप इसमें कार्स भी मेंशन कर लो, भेड़ बकरियां भी मेंशन कर लो, जो जो चीज आपको अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर एक टॉपिक वो बड़ा है तो फिर उसके लिए आप एक अलग पैराग्राफ में जा सकती हैं। जिस तरह से पिछले वाले में आपके पास जो है, जो एक्सीडेंट वाला है, उसमें जो एक्सीडेंट है वो हमारा मेन टॉपिक नहीं है। हमारा मेन टॉपिक था हमारा घर। एक्सीडेंट की तरफ जब आप चली गई तो इसका मतलब ये कि आपने वो मेन टॉपिक ही छोड़ दिया। आपने बीइंग अ राइटर, आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब भी आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, हर एक सेंटेंस लिखने से पहले इनिशियली ये प्रैक्टिस आप रखें कि आप कहीं ये वाला सेंटेंस जो लिख रहे हैं ये डिसएग्री तो नहीं कर रहा मेरे टॉपिक सेंटेंस। ये बिल्कुल आपके सपोर्टिंग डिटेल्स ऐसी हैं जिस तरह से आपके घर में कोई आपकी भाभी आई हैं और वो जो जो काम कर रही है उसको अपनी सास से पूछना पड़ रहा है कि उनको बुरा तो नहीं लगेगा, शोहर को बुरा तो नहीं लगेगा। ये जो है टॉपिक सेंटेंस का शोहर है। इन्होंने एक एक चीज पूछनी है कि क्योंकि स्टार्ट के दिन है उनको, ये सही है नहीं है, सही है या नहीं है। तो आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट में करनी है।
जब आप आदी हो जाएंगे इस चीज के, फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस फिर आप लिखते ही जाए। आई होप थोड़ा सा मैं क्लियर करने की मैंने कोशिश की है। कोहेरेंस, यूनिटी, ईटीसी अगर हो जाए तो ये तो लाइक ऑफ कोर्स इट इज इम्पोर्टेंट। कोहेरेंस और कोहेजन ये कैसे लाया जाता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूनिटी तो ऑफ कोर्स दैट, इसीलिए तो हम ये वाला पैराग्राफ पढ़ रहे हैं कि उसमें यूनिटी होनी चाहिए। और जो बैड एग्जांपल उसमें यूनिटी नहीं है। फाइन, अब आगे हम चलें प्लीज। अच्छा, यूनिटी की बात हो रही, जिस तरह से जिना साहब ने यूनिटी का जिक्र किया। एवरी सेंटेंस मस्ट सपोर्ट द मेन आइडिया। हर एक सेंटेंस जो है उसको मेन आइडिया को सपोर्ट करना है। स्टिक टू द पॉइंट, जो अभी मैंने बताया, अपने पॉइंट पे आपने स्टिक रहना है, यहां वहां नहीं जाना। पुट डिटेल्स इन अ लॉजिकल ऑर्डर, इसको लॉजिकल ऑर्डर में रखो। अब लॉजिकल ऑर्डर में पहली चीज क्या आती है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कोई बच्चा मुझे प्लीज माइक ऑन करके बता सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? यस सर, ये सीक्वेंस वाइज होता है। आई मीन के जो कि हिस्ट्री हिस्ट्री होती है वो 2012, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 21, बिल्कुल, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसको कहा जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसकी एग्जांपल्स मैं अक्सर ड्रामा से देता हूँ। जब आप कोई भी ड्रामा देखते हैं तो ट्राई टू इमेजिन, जो अभी आपको मैं कहने जा रहा हूँ, सुबह का टाइम होता है, कैमरा जो है वो दूर से रेज होता है और एक घर पे उसका पड़ता है। आपके घर दिखाया जाता है और सुबह का टाइम होता है, फिर चंद परिंदों की आवाजें आती है, वहां से सूरज जो है वो निकल रहा होता है। फिर कैमरा आके घर के अंदर चला जाता है और घर के अंदर वो आपको डिफरेंट सीन्स दिखा रहा है। एक में डाइनिंग टेबल होता है, उसमें माँ बाप बैठे होते हैं और दे आर वेटिंग फॉर योर न्यूली मैरिड सन एंड डॉटर, सन एंड डॉटर इन लॉ। तो फिर जाके शौहर आ जाते हैं या उनकी बीवी आ जाती है, वो नाश्ता करते हैं। फिर एक बंदा सूटकेस उठा के, बैग उठा के ऑफिस की तरफ निकलता है। यानी आपको मॉर्निंग दिखाई गई है। फिर वो शौहर जो है वो ऑफिस चला जाता है, यहाँ पे बीवी घर में होती है। एंड देन शी कॉल्स हिम के लंच का क्या तरतीब है, तो वो लंच के बारे में बताता है, या इन्होंने वो डिब्बे में भिजवा दिया होता है, वो लंच करता है। दोपहर का टाइम है। फिर शाम के टाइम शौहर आता है ऑफिस से घर, फिर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, फिर रात हो जाती है और ये लोग सो जाते हैं, फिर सुबह आ जाते हैं। सुबह दोपहर शाम करके एक प्रॉपर ऑर्डर शुरू होता है। अब ऐसा नहीं होता कि उन्होंने आपको एक बार सुबह दिखाई, सूरज निकल रहा था, एकदम से रात हो गई एंड फिर दोपहर आ गई, फिर सुबह हो गई, नहीं। तो आपने ये ऑर्डर फॉलो करना है। एंड देन सेकेंड वन इज, अच्छा ये जो इतनी मूवी के एग्जांपल समझाना था, इससे ये होगा कि आपको भूलेगा फिर नहीं। फिर इन रिलेशन टू ईच अदर, कि ये एक दूसरे से मुताबिकत रखें। ऐसा नहीं हो कि कोई कुछ बोल रहा है कोई दूसरा बोल रहा है। लाइक बिग बॉस टीवी शो, बिल्कुल ऐसा ही है। बिग बॉस में भी वो दिन रात वाला सीन का होता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ये लफ्ज भी थोड़ा सा सीखे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बड़ा सा मुश्किल सा वर्ड है थोड़ा सा। एंड देन इन ऑर्डर ऑफ इट्स इंपॉर्टेंस, इसके इंपॉर्टेंस पे आपने रखना है कि पहले कौन सी बात करनी है। ये चीज अहम में रखिए। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। जो आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट है वो सबसे आखिर में जाना चाहिए। अगर आपके फादर आपसे कहते हैं कि आपको जो जो चीज़ चाहिए वो मुझे एक लिस्ट बना के दो, तो आपको लेट्स सपोज फोन चाहिए, मोबाइल खरीदना है आपने, आप उनको लिख के देते हैं एक पेंसिल चाहिए, एक रबड़ चाहिए, हमसाए को भी एक ये चीज़ चाहिए, फलां को ये चीज़ चाहिए, आखिर में मुझे एक फ़ोन चाहिए। तो ये एक अच्छा रिक्वेस्ट नहीं होगा जो आप पुट करेंगे। आप पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको चाहिए वो आपका फोन है, तो पहले फोन रखना है। फिर अपनी और बिलोंगिंग्स हम साइड को थोड़ा और साइड पे रखिए, फिर उसके बाद रखना है। तो ये यूनिटी आपके पैराग्राफ में होनी चाहिए। हाँ, वर्ड्स वी यूज फॉर दिस इज फर्स्ट देन नेक्स्ट आफ्टर फाइनली बिफोर ड्यूरिंग लेटर। बिल्कुल सही है, ये आपके ट्रांजिशनल वर्ड्स भी हैं, ये हम पढ़ेंगे बल्कि इसी स्लाइड में ही, लेकिन वो शायद आज पढ़ने का टाइम ना मिले, लेकिन वी विल कवर इट। अब चलते हैं आगे। हम्म, ये डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है।
डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ का आपने दूसरे तीसरे स्लाइड पे टाइप्स ऑफ पैराग्राफ में आपने इनका नाम सुना। अब मैंने डेफिनेशन भी बताई। अब एक एग्जांपल मैं लेके आया हूँ कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी कोई भी चीज डिस्क्राइब की जाती है वो कैसे होती है। अब इसको हम पढ़ते हैं। द ओल्ड लाइब्रेरी स्टूड क्वाइटली एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, wrapped in a sense of timeless calm. Tall wooden shelves stretched from floor to ceiling, heavy with dust covered books that smelled of paper and history. Soft sunlight filtered through narrow windows, painting golden patterns on the worn carpet. A faint creaking sound echoed as the ceiling fan turned lazily above, stirring the still air. The place felt peaceful and wise, as if it were guarding countless stories and secrets from the past. अब आप इसमें देखिए, डिस्क्रिप्शन उन्होंने आपको बताई किस चीज की। द ओल्ड लाइब्रेरी स्टूड क्वाइटली, उस वो जो पुरानी लाइब्रेरी है उसकी डिस्क्रिप्शन आपको बता रहा है कि ये लाइब्रेरी जो है ये एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट जो थी वो पड़ी थी, रैप्ड इन द सेंस ऑफ टाइमलेस काम। जरा इस लाइन को आप देखिए, रैप्ड इन अ सेंस ऑफ टाइमलेस काम। देयर इज दिस काम एंड दैट इज टाइमलेस, and this library has been wrapped in that calmness। तो इतना हसीन सेंटेंस है ये, आई कांट टेल यू इफ यू कुड फील। तो ये क्या कर रहा है, उस लाइब्रेरी को डिस्क्राइब कर रहा है। फॉर इंस्टेंस इफ यू लुक अराउंड, मेरे आसपास क्या है, इफ आई आस्क यू टू डिस्क्राइब योर रूम और द प्लेस वेयर यू आर सिटिंग, तो इफ यू आस्क मी तो आई विल बी टेलिंग ऑन माय राइट देयर इज। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में अब एक चीज ये करनी है कि यू हैव टू डिस्क्राइब whatever has been given to you in such a way कि अगला आपके वर्ड्स को देखे और वो पिक्चर उस चीज की बन जाए उसके जहन में। अब आपको मैं अपने रूम का मैं उर्दू में समझाऊंगा कि मेरा रूम कैसे दिख रहा है। जिस रूम में मैं बैठा हूँ, मेरे राइट पे एक पर्दा है, उसके साथ एक टेबल पड़ा हुआ है, टेबल पे चंद बुक्स पड़ी हुई हैं। बिल्कुल उसी दीवार के साथ वहाँ पे मैंने व्हाइट बोर्ड लगाया हुआ है। व्हाइट बोर्ड के सामने एक स्टैंड रखा है जिसपे मैं फ़ोन नॉर्मली रखता हूँ। स्टैंड के साथ एक चेयर लगी हुई है। फिर उसी अगले कॉर्नर में हमारे पास एक डोर है जो कि वॉशरूम का है। फिर एक विंडो है, ग्रिल्ड विंडो है। एंड देन एक दो बिस्तर यहाँ बिछे हुए, सिल्वर कारपेट है, और मेरे सामने लैपटॉप है और एक लैपटॉप एक स्टैंड है। और उस पे मेरे सामने एक माउस पड़ा हुआ, एक वेब कैम है। अब ये चीजें जो मैंने कही, दीवारें जो हैं दे आर हाफ वाइट, एंड देन एक फैन है, 8 बल्ब्स लगे हुए हैं, स्विचेस हैं। ये चीजें जो मैं कह रहा हूं, आपके जहन में खाका बन रहा है मेरे कमरे का, राइट। तो इसको कहा जाता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। जब आप कोई चीज डिस्क्राइब करते हैं और अगले के जहन में उसका खाका बन रहा है, वो आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। यस, क्योंकि मिस फरिश्ता इसमें उर्दू, अच्छा वो अपनी उर्दू नॉवेल्स पढ़ें। उर्दू में वो कोई चीज़ आपको जब शो कराते हैं, इस तरह से एक नॉवल है खुदा और मोहब्बत। इसको मैंने पढ़ा था उर्दू में, तो पढ़ा ही गॉड एंड लव। उसमें जो लंदन वाला सीन है वो जो नसीम, क्या नाम है, वो जो कोयटा के राइटर हैं, नाम मैं भूल रहा हूँ, बड़े फेमस राइटर है। उन्होंने जब वो सीन मेंशन किया, यानी जो सुबह का टाइम था और मुंह से उसका धुआं निकल रहा था, जो धुआं टाइप एक चीज निकलती है उसको क्या बोलते हैं, वो था। और जहाज जो है वो लैंड कर रहा है और वो जमीन पे उसके टायर लगते हैं, किसी का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन उन्होंने उसने वहां पे लिखी हुई है। हाशिम नदीम, एग्जैक्टली यस, हाशिम नदीम ही है। और ये नॉवल मैंने तने स्कूल में कहीं पढ़ा था। सर आप जन्नत के पत्ते भी पढ़ ले, ये मैंने पढ़ा हुआ है जन्नत के पत्ते भी। उस टाइम ये उमेरा अहमद, हाशिम नदीम और निमरा अहमद इसके नॉवेल्स में पढ़ता रहा। फिर जाके बाकी जो शेक्सपियर वगैरह इनसे वास्ता पढ़ा। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग समझ में आपको आ गई कि ये इस किस्म की राइटिंग जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होती है। अब एक और पढ़ते हैं। ये कौन सा है हमारा, मुझे
एक्सपोजिटरी और एक्सप्लेनेटरी ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, बट वी कैन डू इट। हाँ, अच्छा, अब एक्सपोजिटरी या एक्सप्लेनेटरी फिर कौन सा है? इसमें फिर आप कोई चीज एक्सप्लेन करके देते हो, लाइक photosynthesis is a process by which green plants make their own food. It occurs in the leaves where chlorophyll captures sunlight. During this process, plants use carbon dioxide from the air and water from the soil to produce glucose and oxygen. The glucose provides energy for the plant's growth, while the oxygen is released in the atmosphere. This process is essential because it supports plant life and supplies oxygen needed by all living organisms. अब ऐसा ना हो कि आप लोग इसका एक क्लिप ले लें और सर और कहें सर बायो की क्लासेस भी अवेलेबल हैं क्योंकि हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं साइंस की, तो ऐसा कुछ नहीं है जी। अब इसमें आपने फैक्ट्स और फिगर्स बताने हैं, राइट? जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया हुआ है, इस प्रोसेस में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं, एक फैक्ट है। एयर से फिर ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये प्रोड्यूस आपके हो रहे हैं और ये रिलीज हो रहा है, ये हो रहा है। इस वाले में आप क्या करेंगे, आप वहां पे फैक्ट्स और फिगर्स जो है वो लाएंगे, राइट? और क्योंकि मैं आपको बेसिक से समझाना चाह रहा हूं कि आपको इसका जरा क्रैक्स पता चले, आई एम श्योर कि इससे पहले नहीं, इसमें आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज इसमें नहीं दे सकते। इस वाले में जो चीज जैसी है आपने एग्जैक्टली वैसी बतानी है। आप ये कह सकते हैं कि इस चीज के बारे में फला राइटर ने ये कहा था, फला ने वो कहा था, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि ये साहब क्या कहना चाह रहे हैं। जी अली मोहम्मद। सर जो इससे पहले जो था, डिस्क्रिप्टिव। कौन सा, डिस्क्रिप्टिव सर, जी, तो उस जो हम कमरे के बारे में जो कुछ बता रहे थे वो तो भी सारा फैक्ट था ना। वो है, लेकिन वहां पे मैं डिस्क्रिप्शन बता रहा था। अब जब ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है ये फोटोसिंथेसिस के बारे में, ये आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ। इससे आपके जहन में शायद उस तरह से पौधे वगैरह मैं ना बनाना चाहूँ। यहाँ मेरा मतलब ये है कि आप इस चीज से वो नॉलेज लें। डिस्क्रिप्शन एक चीज होती है, एक्सप्लेनेशन कुछ और चीज होती है। इनमें बड़ा माइन्यूट सा फर्क है। जो आपका कंसर्न है वो मुझे समझ आ रहा है कि वहां पे भी मैं बता रहा हूँ कि ये और यहाँ पे भी मैं बता रहा हूँ कि फोटोसिंथेसिस में ये हो रहा है और वो हो रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसकी जब आप इन डेप्थ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स चीजें नहीं होती। ये जो ये ऐसे अक्सर मतलब बच्चे ये वाला अटेम्प्ट करते हैं जिसमें आपने फैक्ट्स और फिगर्स पे आना होता है, जिसमें आपने रेफरेंसेस देनी होती है। आप डिस्क्रिप्शन में आप क्या रेफरेंस देंगे? कोई रेफरेंस नहीं है। इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट कंफ्यूजन, डिस्क्रिप्शन में आप सिर्फ ये रखिए अगले के जहन में एक पिक्चर बनाना है, और एक्सप्लेनेटरी में ये आता है कि आप इसको डिटेल्स दे रहे हैं किसी चीज की, राइट? सही है सर। गुड। फिर आते हैं हम नैरेटिव पे। अब नैरेटिव पर क्या है? नैरेटिव पैराग्राफ में निकला हुआ नरेशन से क्या आपने कोई स्टोरी सुनानी होती है। अब इसमें हमारे पास क्या है? Yesterday on my way home from school, I experienced something I will never forget. कल जब मैं अपने स्कूल से अपने घर की तरफ जा रहा था तो मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब वो आपको क्या बता रहा है? स्टोरी बता रहा है। As I walked through the narrow street, dark clouds gathered and rain began to pour heavily. Suddenly, I noticed a small boy struggling to cross the flooded road. Without thinking, I rushed toward him, held his hand, and helped him reach the other side safely. By the time I reached home, I was completely soaked, but my heart felt light and happy because I knew I had done the right thing. अब एक चीज हुआ, अब ये आपको बिल्कुल वैसे वो स्टोरी आपको सुना रहा है। अब अगर आपके जहन में फिर एक चीज आती है कि यार इसने तो जो स्टोरी सुनाई वो तो मेरे जहन में इसकी डिस्क्रिप्शन बन गई, तो आपने उस तरफ नहीं जाना। इसमें अगर आपको मैं ये बताऊं कि इफ यू आस्क मी कि कल जब आप अपने घर कमरे में एंटर हुए तो आपने क्या फील किया, राइट? And then if I start telling you when I entered my room, I saw that there was this thing and that thing, this and that thing, फिर मैं डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करता हूँ, तो इनको मैंने मिक्सअप कर दिया। अब ऐसा भी नहीं कि आप इन दोनों को कुछ कुछ चीजों का आप मिला नहीं पाए। नैरेटिव में सिचुएशंस बताने होते हैं ना सर, और इंसिडेंट्स भी। जब आप स्टोरी बता रहे हैं वो आपकी नैरेटिव राइटिंग है।
ठीक है, उसके बाद परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब ये है जब आप किसी को परसुएट करते हो, कोई बात मानने पे कायल करते हो। फॉर इंस्टेंस, इस पैराग्राफ को हम जरा पढ़ें। स्टूडेंट्स शुड डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स डेली बिकॉज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन दियर सक्सेस। पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट्स को अपनी रीडिंग हैबिट जो वो डेवलप करनी है, बिकॉज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन दियर सक्सेस। मैंने पॉइंट क्या रेज किया है कि बच्चों को अपनी बुक्स लाजमी पढ़नी है डेली, क्योंकि ये उनकी कामयाबी में एक अहम रोल अदा करते हैं। ये मैंने एक पॉइंट जनरेट किया। अब ये पॉइंट बनवाने के लिए आपको मैं लॉजिक्स दूंगा। रीडिंग इंप्रूव वोकेबलरी, आपको मैं कायल कर रहा हूँ इस चीज पर। वोकेबलरी को इंप्रूव करता है, इमेजिनेशन को स्ट्रेंथन करता है, और क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करता है। और इसके अलावा ये हेल्प करता है आपकी जो कंप्रेhension है और राइटिंग एबिलिटी है, इनको बड़ा इंप्रूव करता है। और इसके बाद ये स्ट्रेस आपका जो है वो कम करता है, यूजफुल नॉलेज देता है आप दुनिया के हवाले से। देयर फॉर मेकिंग रीडिंग अ डेली हैबिट इज एसेंशियल फॉर एवरी स्टूडेंट हु वांट्स टू एकेडमिक। इसमें शायद तस्वीर लगी, एक तस्वीर। अच्छा, इस तस्वीर के पीछे देर इज समथिंग हिडन, पता नहीं कौन सा वर्ड, एकेडमिक एक्सेलेंस एंड पर्सनल ग्रोथ। तो अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने उसको रीजंस दी, यार अगर बच्चा पढ़ाई करेगी तो उसके ये वाले फायदे होंगे, मैं उसको पढ़ाई पर कायल कर रहा हूँ। जिस तरह से अभी अगर आपको मैं कायल करना शुरू कर दूं कि जो जो टास्क आपको मैं भेज रहा हूँ वो आपने पूरे करने हैं, टाइम पे काम करें ताकि काम डबल ना हो जाए। उसके फायदे आपको ये होंगे कि आपको वर्ड्स आ जाएंगे, आपको इडियम्स आ जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इसमें इस मेरी परसुएसिव राइटिंग ये वाली होगी। ठीक हो गया जी। इसमें आप आर्गुमेंट्स देंगे ऑफ कोर्स। और कुछ रह गए इसमें क्या? नहीं, नहीं, 1 2 3 4, 4 पूरे हो गए। डिस्क्रिप्टिव हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ 4 पूरे हो गए। अब उसके बाद फिर हमारे पास आती हैं ट्रांजिशनल डिवाइसेस। वो एक अलग सा टॉपिक है, वो ऐसे समझ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने सिर्फ ये कहा हुआ है सीक्वेंस करने के लिए ये आना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट के लिए ये होना चाहिए, कंपेयर और कंट्रास्ट के लिए ये वर्ड्स हों। ये आपको मैं भेज दूंगा। एडिशन के लिए ये टाइम क्यू फला फला फला। जी मोहम्मद अली। सर ये पैराग्राफ की अगर एक समरी हो जाए, सर ये जो पैराग्राफ के आपने टोटल पैराग्राफ पढ़ाए हैं कि